प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर मिलकर चर्चा किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को संसद चलाने की पहल करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन इस जिम्मेदारी को सभी को साझा करना होगा। संसद के मानसून सत्र से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिकी निर्माण कंपनी लुइस बर्जर द्वारा कथित रूप से रिश्वत के लेन देन मामले का आरोप लगाया है। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही राज्य सरकार केंद्र से आगे की जांच करने पर विचार करेगी। गौरतलब है कि मनोहर पर्रिकर ने दिगंबर कामत के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस की पिछली सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों पर इस रिश्वत मामले में शामिल होने उधर गोवा में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने इस विवादास्पद परियोजना को हरी झंडी देने में अपने किसी भी मंत्री की संलिप्तता से इनकार किया है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल को व्यापम घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल करते रहने और कानून के अनुसार अन्य कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने ये फैसला सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें विशेष जांच दल को व्यापम घोटाले से संबंधित उन मामलों की चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया था जिनकी जाँच पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल और उज्जैन में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से राज्य में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शहरों में जलभराव के हालात गंभीर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से रेल और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। जलभराव के कारण 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है और 6 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया है। भारी बारिश का असर होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में भी दिख रहा है। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी के दौरान भारतीय सीमा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मणिपुर के पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में पिछले 12 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू में आज सुबह 5 बजे से ढील दी गई। ये ढील शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। पिछले 12 दिनों में कर्फ्यू में दी गई ये 10वीं ढील है। जीएसटी विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर दिया है, जबकि सरकार ने अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यों को इससे होने वाले किसी तरह के राजस्व के नुकसान की भरपाई करने की सहमति जताई है। इस रिपोर्ट पर आज राज्यसभा की प्रवर समिति विचार करेगी। वैश्विक बाजार में नरमी के संकेतों के बीच स्थानीय वायदा कारोबार में आज सोने का भाव 524 रुपए की गिरावट के साथ 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के नीचे चला गया। विश्व के प्रमुख बाजारों आज दोनों देशों में दूतावास खोले जाएंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना में खुलने जा रहे अमेरिकी दूतावास के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं वॉशिंगटन में भी क्यूबा के दूतावास को खोलने की तैयारी है। शीत युद्ध के समय से राजनयिक संबंध खत्म कर चुके दोनों देशों के बीच इस नई पहल को जानकार ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हुज़ी विद्रोहियों की गोलीबारी में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 12 बच्चे और 6 महिलाएं भी शामिल हैं। यमन के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी सेनाओं के शहर पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिशों के बीच कल हुई गोलीबारी में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। अदन में महीनों से विद्रोहियों और सरकार समर्थकों के बीच भारी संघर्ष हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान परमाणु समझौते का अनुमोदन करने वाले एक प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच ये प्रस्ताव वितरित किया था। चूंकि वीटो की शक्ति रखने वाले सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य ईरान वार्ता से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आज प्रस्ताव पारित होने की पूरी उम्मीद है।